नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोंटी है, मैं एक शराबी हूँ। हाय मोंटी जी। हाय हाय गुड मोंटी भाई। इवनिंग। हाय सबको नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, मेरे घर वालों का सहयोग और आप सभी भी भाइयों की शेयरिंग की ताकत से आज का दिन। दोस्तों, टॉपिक दिया गया है वर्किंग विद अदर्स। मैं जो भी शेयर करूँगा अपना अनुभव के हिसाब से, अपनी भाषा, जितना मैंने समझा है, जाना है, सुना है, पढ़ा है, देखा है, अनुभव किया है अल्कोहलिक एनोनिमस में पिछले 28 साल में, वही अपना शेयर करने की कोशिश करूंगा, अपना यहाँ रखने की कोशिश करूंगा। जो भी अनुभव है मैं अपना ही शेयर करने की कोशिश करूंगा, जितना मैं समझ पाया हूँ। तो दोस्तों, वर्किंग विथ अदर्स अगर हमारे जो बिग बुक है उसके हिसाब से देखा जाए तो 7वां चैप्टर है, 7वां। और ये कैसे असर करता है, ये चैप्टर 5वां है। उसी तरह अगर हम लोग 12 कदम के हिसाब से देखे जाए तो सीधा 12वां कदम जो है वो वर्किंग विद अदर्स के बारे में बोलते हैं। हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू अदर अल्कोहलिक्स। 12वां कदम, आध्यात्मिक जागृति होने के बाद हमने दूसरे अल्कोहलिक को मदद करना है। ये हमारा 12वां कदम बोलता है। और वर्किंग विद अदर्स जो है चैप्टर 7वां है। ये ऐसा क्यों है कि 12वां कदम में ही क्यों बोला गया है, लाइक कि आध्यात्मिक जागृति होने के बाद ही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद ही हमको दूसरे के साथ में काम करना है, या दूसरों को मैसेज कैरी करना है, या दूसरों की मदद करना है। पहले 11 कदम में नहीं बोला गया। वो इसलिए क्योंकि जो पहले 11 कदम है, या 11.5 कदम मैं बोलूंगा, वो मेरे लिए है। उसके बाद मैं दूसरों को मदद करने जाता हूँ। तो पहले वर्किंग विथ अदर्स के बदले वर्किंग विथ माई सेल्फ, मेरे को अपने आप के ऊपर काम करना है पहले, फिर ही मैं दूसरों के लिए काम कर सकता हूँ। तो पहले ये जो कदम है, पहले जो प्रोग्राम है, पहले जो स्टेप्स हैं, ये मुझे अपने आप के ऊपर आजमाने हैं, अपने लिए करने हैं। उसके बाद जब मैं तैयार हो जाऊं तो ही मैं दूसरों को दे सकता हूँ। अगर मेरा पॉकेट खाली है, अगर मेरा खीसा खाली है, अगर मेरी जेब खाली है और कोई मुझसे कुछ मांगता है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरा भी पॉकेट खाली है, तो पहले मैं कुछ कार्य करूं, कुछ एक्शन करूं, कुछ काम करूं, कुछ व्यवसाय करूं, कुछ नौकरी करूं कि 2 पैसा मेरी जेब में आए। और 2 पैसा मेरी जब जेब में आता है तो अगर कोई मेरे से मांगता है तो मैं 1 पैसा उसको दे सकूं। जब मेरा ही खाली है पॉकेट, तो मैं दूसरों को क्या दूंगा? जब मैं खुद ही भूखा मर रहा हूँ तो मैं दूसरों को क्या खिलाऊंगा? जब मुझे ही ज्ञान नहीं है तो मैं दूसरों को ज्ञान क्या बांटूंगा? जब मुझे ही खुद की पहचान नहीं है तो मैं दूसरे को उसकी पहचान कैसे करा के दूंगा? जब मुझे ही अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? मुझे ही बीमारी का ज्ञान नहीं है तो दूसरों को बीमारी के बारे में क्या ज्ञान दूंगा? मैं खुद रिकवरी में नहीं हूँ तो मैं दूसरों को रिकवरी के बारे में क्या बताऊं? तो सबसे पहले मुझे ये अपने आप पे काम करना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पे ये वर्क करना है। जब मैं अपने आप पे वर्क कर चुका होता हूँ, जैसे मैंने शराब पिया है वो अनुभव मैं बांटता हूँ कि भाई मैंने
किधर पिया, कितना पिया, कहाँ गिरा, कहाँ मरा, कहाँ भीख मांगा, कौन से पुलिस स्टेशन में बंद हुआ, कितने लोगों की मार खाया, कितनी नौकरियां गई, कौन सा सामान घर का बेचा, किससे कर्जा लगे लिया, किसको टोपी पहनाया। ये सब अनुभव जब मेरे पास आते हैं, जिसको अभी हमारे एक भाई रॉक बॉटम बोल रहे थे कि उनका रॉक बॉटम और नीचे नीचे जा रहा है, वो नीचे जा नहीं रहा है, वो नीचे लेके जा रहा है। ठीक है। तो जब तक मेरे पास अनुभव नहीं होगा तो मैं दूसरों को नहीं बता सकता। जिस उसी तरह जब तक मैं खुद के ऊपर काम नहीं किया हूँ तो मैं दूसरों को नहीं बता सकता कि भाई कि तू ऐसे काम कर। मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है और मैं मेरी बेटी को बोलूं चल मैं तुमको ड्राइविंग सिखाता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा, फिर ही मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ। अब सीखना क्या है, या जानना है, या मानना है। हम लोग बोलते हैं बीमारी है, लेकिन मैं मानता हूँ ये बीमारी है। चलो मैंने मान लिया बीमारी है। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। एकदा मद्यपी मरेपर्यंत मद्यपी बोलते हैं हम लोग। तो जब ये बीमारी मेरे साथ जिंदगी भर रहने वाली है, इसका मतलब इसका जो रिकवरी प्रोग्राम है वो भी मेरे को जिंदगी भर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक एक दिन के हिसाब से, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से करते हैं। और जो कदम है वो कदम के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। खुद को खुद की पहचान करवाते हैं हम लोग चौथे पांचवे स्टेप में, कदम में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्षमा याचिका करते हैं। फिर 11वें में हमारा ईश्वर से संपर्क एकदम मजबूत हो जाता है। तब जाके 12वें स्टेप में हम लोग तैयार हो जाते हैं कि हम दूसरों को मैसेज करें, दूसरों के साथ वर्क करें। लेकिन होता क्या है, मैं आया फेलोशिप में, मैं 90 दिन 90 मीटिंग, 90 दिन 90 मीटिंग, 90 दिन 90 मीटिंग सुन सुन के कान पक गए कि भाई 90 दिन तक संभालो, 90 दिन तक संभालो, 90 दिन तक संभालो। खाली 90 दिन तक ही संभालना है क्या? उसके बाद में नहीं संभालना है। 90 दिन 90 मीटिंग करो। आ गए तो हम 90 दिन 90 मीटिंग करने मीटिंग में। लेकिन ये सोच के नहीं आया था कि मेरे को शराब छोड़ना है। ये सोच के आया था कि भाई 90 दिन का कोर्स करना है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का। यहाँ पे ये लोग आएंगे, रिटायर लोग है, कोई बैंक से रिटायर है, कोई रेलवे में था, कोई किधर था, कोई बिजनेसमैन था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था। ये लोग इधर आते हैं, लेक्चर देते हैं। इन लोग का लेक्चर सुनने का 90 दिन, 90 दिन का कोर्स अटेंड करने का। ये लोग को रिटायरमेंट के बाद में हर महीना कुछ मिलता रहेगा पैकेज। और 90 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा तो अपन छूट गए, मोकले हो गए। तो मैं ये सोच के फेलो इस संस्था में आया था, जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं। अगर जाके बैठने में क्या 1.5 घंटा तो बैठना है, क्योंकि बाहर तो बर्बादी कर चुका था मैं, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से। 7 बार हॉस्पिटल गया, 10 से 12 नौकरी चली गई। पैसा कितना लूटा है उसका तो कोई हिसाब किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता। अ, घर में सामान, घर का सामान बेचना, झूठ बोलना, 2-2 रुपए का भीख मांगना। हाईली क्वालिफाइड आदमी में, बहुत ही अच्छा, एक संपन्न परिवार से। हम्म, परिवार में कोई कमी नहीं थी, घर बार में कोई कमी नहीं थी, एजुकेशन में कोई कमी नहीं रखी। सब कुछ अच्छा था, फर्स्ट क्लास था। और मैं सड़क पर खड़े रह के 2-2 रुपया भीख मांगता था, ताकि 2 रुपया मिले और 2 रुपये का ग्लास एक में पी सकूं। लेकिन मैं समझा ही नहीं था।
डॉक्टर के पास गया 7 बार, जैसा मैंने बोला हॉस्पिटल में गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर। मेरे घर वाले लोगों ने बेस्ट से बेस्ट इलाज कराने की कोशिश की और किया भी उन लोगों ने। मैं डॉक्टरों के पास जाता था, डॉक्टरों ने मेरे को कभी नहीं बोला कि ये बीमारी है, और ना ही मैं कभी डॉक्टरों को सच बताता था कि मैं एक बेवड़ा बन चुका हूँ। डॉक्टर पूछते थे पीते हो, बोला हाँ 2 पैक। झूठ। कितनी फर्स्ट क्लास बीमारी है ना ये बीमारी। सबसे पहले मेरे को झूठ बोलना सिखाती है। ऐसी बीमारी है कि कि मैं डॉक्टर को झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा बुखार हो गया था कोरोना के टाइम पे, तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे, घर वाले डर गए थे, भाग भाग के डॉक्टर के पास गए कि भाई डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, थोड़ा सिम्टम देखो, ये देखो वो देखो, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कोविड तो नहीं हो गया, ये वो टेस्ट करा लेते, ये डर के मारे। लेकिन शराबियत या अल्कोहलिज्म ये कैसी बीमारी है जिसमें बीमार अपनी बीमारी को छुपाता है, जिसमें बीमार बोलता है मैं बीमार नहीं हूँ, जिसमें बीमार अपनी बीमारी के लिए झूठ बोलता है, जिसमें बीमार अपनी बीमारी के लिए चोरी करता है, जिसमें बीमार अपनी बीमारी के लिए अपने घर वालों को गालियां देता है, मारता है, हाथ उठाता है, जिसमें बीमार अपने घर का सामान उठा के बेचता है, जिसमें बीमार सड़क पे खड़े रह के भीख मांगता है, जिसमें बीमार दुनिया से कर्जा लेता है, जिसमें बीमार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जिसमें बीमार लोगों की मार खाता है, जिसमें बीमार फुटपाथ पे पड़ा रहता है, जिसमें बीमार नहाता नहीं है, जिसमें बीमार बिना चप्पलों के हाईवे पे चलता है, या जिसमें बीमार एक लाल चप्पल और एक हरी चप्पल पहन के सड़क पे घूमता है। कैसी बीमारी है? जब तक मेरे को ये सब नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा था। मैं तो क्वालिफाइड आदमी हूँ। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मेरे को तो ऐसी नौकरी मेरी थी कि सुबह मुंबई से मैं टेक ऑफ करता था, और सुबह का नाश्ता मेरा दिल्ली में होता था, दिल्ली से मैं टेक ऑफ करता था, दोपहर का लंच मेरा कोलकाता में होता था, कोलकाता से मैं टेक ऑफ करता था, शाम की चाय मैं मद्रास में पीता था, अभी चेन्नई बोलते हैं, और फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं घर पहुंच जाता था मुंबई, और रात का खाना मैं मेरे घर में खाता था। ऐसी मेरी नौकरी थी। लेकिन फिर भी मेरे को ये सब क्यों करना पड़ा, या मैं ये सब क्यों करता था, और क्यों वो मेरी नौकरी से मेरे को लात मार के निकाल दिया गया। बोलने के लिए तो मैं सबको ये बोलता था मैंने रिजाइन किया। तो रिजाइन इसलिए किया क्योंकि वो लोग ने मेरे पास ऑप्शन रखा था, क्योंकि मैं बहुत यंग था, इसलिए वो मेरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने मेरे साथ ऑप्शन रखा था कि आइदर यू रिजाइन, अदरवाइज विल टर्मिनेट यू। अगर आप टर्मिनेट हो गए तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आपके ये पीने वीने से हम ज्यादा परेशान हो गए। तो मैंने रिजाइन किया, दुनिया को सीना ठोक के बोलता था भाई रिजाइन किया है, और एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, कहीं भी नौकरी मिलेगी, कैसी भी मिलेगी, कमन था। ये सब क्यों था? फिर एक समय आया कि मरता क्या नहीं करता, झक मार के ये फेलोशिप में आना पड़ा। 90 दिन, 90 मीटिंग का कोर्स करने, और उस 90 दिन के बीच में कौन से दिन, कौन से ग्रुप में, किसकी शेयरिंग में वो आध्यात्मिक जागृति हुई, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, वो सच्चाई बाहर आई, या फिर वो पहला कदम मैंने लिया कि मैंने माना कि भाई मेरे को शराब से प्रॉब्लम है, और दिमाग में आया, दिल ने बोला, आत्मा ने बोला कि मोंटी अभी बस, अभी बस। वो उन 90 दिनों में हुआ। कौन से दिन हुआ वो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मैं तो 90 दिन का कोर्स समझ के आया था कि मतलब जब तक 90 दिन होंगे तब तक मेरा मेरा जितना कर्जा है मेरे घर वाले चुका देंगे। मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे बेचारे,
मैं कर्जा करके आता था, वो कर्जा वाला घर में आता था, मेरे घर वाले उठा के उसको पैसे दे देते थे अपनी इज्जत बचाने के लिए, या फिर इस डर के मारे कहीं मेरे को बाहर पकड़ के पीटे नहीं कोई। अब मैं भी दिल खोल के कर्जा करता था, मालूम है पीछे बैकअप है, वो लोग दे देंगे। सेहत इतनी खराब हो गई थी, सोचा 90 दिन में सेहत अच्छी होगी। हाथ पैर कांपते थे, 35 किलो वजन हो गया था। और जैसा बताया था, एक लाल चप्पल एक हरी चप्पल पहन के फेलोशिप में आया था। मेरा परिस्थिति ठीक हो जाएगी। घर वाले बहुत नाराज थे, घर वाले मेरे को घर से बाहर निकालने वाले थे। मैं बोला उनका भी गुस्सा शांत हो जाएगा ये 90 दिन में। लेकिन यहाँ आने के बाद पहली बार मैंने अपने आप को पहचाना। मेरा मोंटी का मोंटी से ही इंट्रोडक्शन हुआ, मोंटी का मोंटी शराबी से पहचान हुई। मोंटी को मालूम पड़ा कि भाई मैं एक शराबी हूँ। मोंटी को मालूम पड़ा कि मैं एक बीमार इंसान हूँ, मुझे बीमारी लगी है अल्कोहलिज्म की। मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता, क्योंकि मैं 1000 बार कोशिश कर चुका था कंट्रोल में पीने की, मुझसे नहीं हुआ। बाकी के लोग पी सकते हैं, उनको मुबारक, क्योंकि उनको ये बीमारी नहीं लगी है। मुझे लग गई थी, मैं नहीं पी सकता था। सिंपल फ्लैट आंसर यही था। और यही जानकारी मेरे को यहाँ पे मिली, और यही बताया गया कि भाई एक एक दिन के हिसाब से आपको इससे दूर रहना है। वहां से सफर शुरू हुआ। इंग्लिश वाला जो सफर है ना, SUFFER, वो सफर खत्म हो गया। अब जिंदगी का सफर शुरू हुआ यहाँ से। अपने आप को पूरा जाना, पहचाना। नया नया मीटिंग में जाता था, यंग था तो मेरे को लाइक करते थे, मेरे को प्यार करते थे बहुत लोग। बोलते थे किस्मत वाला है, बहुत कम उम्र में तुम ये मीटिंग में आ गया, जल्दी आ गया। और मैं अपने आप को कोसता था कि यार मैं कितना लेट आया। मैं अगर 2 साल पहले आ जाता तो शायद मेरी नौकरी भी रहती, शायद मेरी इतनी बर्बादी नहीं होती, इतनी बदनामी नहीं होती, इतना मैं कुछ जो जो मैंने किया है वो शायद मैं नहीं करता। मैं सोच रहा था मैं बहुत लेट आया, लेकिन बाकी के लोग बोलते थे सब बहुत सही टाइम पे आ गए, अभी तुम जवान है, अभी भी अपना लाइफ बना सकता है। और जब तक मैं सारी बर्बादी कर चुका। ईश्वर की कृपा थी, एक सीनियर मेंबर का साथ मिला, बाद में वो मेरे स्पॉन्सर भी हुए। वो, अब मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग विद अदर्स पे आ गया मैं टॉपिक पे। वो नए भाइयों को मैसेज कैरी करते थे, उनके साथ वर्क करते थे, उनको मतलब उनके घर जाते थे, कि उस वक्त मोबाइल नहीं थे। उस वक्त वो 1 रुपया वाला कॉइन वाला फोन था, वो 1 रुपया डालो और फिर 3 मिनट बात करो। पहले तो कॉइन लेने के लिए मगजमारी करनी पड़ती थी, दुकान वाला कॉइन नहीं देता था। और अगर दो कॉइन मिल भी गई, उसमें एक कॉइन डाला और स्पॉन्सर को फोन किया और पता लगा स्पॉन्सर बाथरूम में, तो एक कॉइन गई और पैसे होते नहीं थे खीसे में, क्योंकि एकदम जीरो होके आया था। तो एक दिन वो मेरे स्पॉन्सर साहब ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, काफी साल हो गए। तो एक दिन वो स्पॉन्सर, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को पूछा कल सुबह क्या कर रहा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, बताइए, मैं तो फ्री हूँ एकदम। तो बोला कल सुबह मेरे घर पे आ जाओ, 11 बजे कहीं जाना है। मैं बोला ठीक है, वो रिटायर आदमी थे। तो मैं बोला मैं आ जाऊंगा, और 11 बजे मैं उनके घर पे पहुंचा। और उनके पास स्कूटर था। जब भी बजाज स्कूटर होना भी स्टेटस सिंबल होता था। तो उनके स्कूटर पे बैठ के हम लोग गए एक घर में। और वो जब घर का दरवाजा आया, वर्किंग विद अदर्स, वर्किंग विद अदर्स का मैं बात कर रहा हूँ, जब घर का दरवाजा आया तो बेल मारने से पहले मेरे स्पॉन्सर ने बोला थोड़ा अपनी आंखें साफ करो। तो मैं बोला शायद हम लोग स्कूटर पे आए, कुछ
कचरा वगैरह चला हो गया होगा आंखों में, तो मैंने अपना हैंडकरचीफ निकाला, रुमाल निकाल के अपनी आंखें साफ किया और मैंने स्पॉन्सर को दिखाया कि मैंने अब ठीक है क्या? तो वो हंसने लग गए। तो मैंने आप हंस क्यों रहे हो? तो बोला आंखें साफ करने का मतलब मेरा ये नहीं था। आंखें साफ करने का मतलब ये है कि कभी भी किसी नए न्यू कमर के घर पे हम लोग जा रहे हैं, नए भाई के पास हम लोग जा रहे हैं, मैसेज देने हम लोग जा रहे हैं, दूसरे के साथ काम करने अगर हम लोग जा रहे हैं उसके घर पे, तो हमको हमारी आंखें साफ रखनी चाहिए, क्योंकि उस घर में उसकी बीवी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बेटी भी हो सकती है, जो बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो हमको अपनी आंखें साफ रखना है हमेशा। पहले दिन स्पॉन्सर ने सीधा अंडरलाइन करके मेरे को ये बोला। मैं बोला ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, मैं यंग था, थोड़ा मस्तीखोर था, और एकदम कॉलेज गोइंग टाइप ही था। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को पहले ही अवेयर कर दिया कि कभी भी वर्किंग के लिए जाओ तो पहली चीज ये आंखें साफ रखो। और बुक में भी दिया है कि हम लोग जब किसी अल्कोहलिक के यहाँ जाते हैं, प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, तो उसके परिवार का एक सदस्य से हम लोग उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। वो सदस्य उसकी बीवी हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, उसके पिता हो सकते हैं, जो भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो उसकी बीवी होती है या उसकी माँ होती है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो माँ है, या शादीशुदा है तो उसकी पत्नी है। क्योंकि ये लोग ही ज्यादातर हिट लिस्ट में होते हैं बेवड़े की। अगर शादी हो गई तो बीवी हिट लिस्ट में है, अगर शादी नहीं हुई तो माँ हिट लिस्ट में है। ये लोग ही, ये दो व्यक्ति जो होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, ये लोग ही सबसे ज्यादा मार खाते हैं, ये लोग ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, और ये लोग को ही सबसे ज्यादा फिक्र होती है अपने बेवड़े की। तो पहला 12 स्टेप कॉल या पहला वर्किंग विथ अदर्स मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ किया। उन्होंने मुझे बुलाया, तो वो मेरा अनुभव था। वो कैसे बात कर रहे थे फैमिली से, पूरा डिटेल लेने के बाद उन्होंने फैमिली को हटा दिया वहां से और फिर बेवड़े से बात किया। कोई बिग बुक वगैरह या कोई लिटरेचर वगैरह नहीं लेके गए थे। सिर्फ उस टाइम में 20 सवाल होते थे। जैसे आज 12 सवाल की पैम्पलेट आती है, उस टाइम में 20 सवाल की होती थी। वो दी थी उसको, और उसके ऊपर बताया था, वो खुद का अनुभव शेयर किया था। कोई संत महात्मा की इमेज नहीं क्रिएट किया था, या कोई ऐसा अपने आप को नहीं दिखाया था कि भाई मैं तेरे को बचाने आया हूँ। कुछ नहीं, सिंपल, कीप इट सिंपल। अपना अनुभव शेयर किया, बीमारी के बारे में बताया, फेलोशिप के बारे में बताया, मीटिंग्स के बारे में बताया, और उसको टाइम दिया, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये मेरा नंबर है, मुझे फोन करना, मैं तुमको पिकअप करने आऊंगा मीटिंग के लिए। दैट इज द ब्यूटी। सबसे अच्छा वो मेरे को लगा कि अगर आपको इच्छा है तो आप मुझे फोन कर देना आज ही, तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। वर्किंग विद अदर्स मैसेज पहुंचाना मतलब ये नहीं है कि हम लोग जाके एक हमारे प्रोस्पेक्ट या एक अल्कोहलिक भाई को जाके मैसेज दे दें, सब दे दें, पैम्पलेट दे दें, उसके घर में चाय पी लें और उसको बोले भाई शाम को उधर मीटिंग है, तू आ जाना। बेवड़ा कभी नहीं आएगा यार। या बहुत किस्मत वाला होगा कोई, तो आ गया तो आ गया। मैं उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज उससे छीनने आया हूँ, शराब। उसको ये बताने आया हूँ कि तेरे को शराब से दूर रहने का रास्ता। उसको ये बताने आया हूँ कि आज के बाद तू कभी पी नहीं पाएगा, अगर तू शराबी है तो, अगर उसने डिसाइड कर लिया तो कैसे आएगा? तो मेरे को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे को उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, मेरे को उसको एक हेल्पिंग हैंड, एक हाथ देना पड़ेगा, जिस हाथ को वो पकड़ के कम से कम चलना तो सीखे।
जब वो चलने लगेगा तो मैं हाथ छोड़ दूं, कोई बात नहीं, फिर वो अपने आप चलते चलते आ जाएगा। मेरे को मेंबर घर से लेके जाते थे, घर में छोड़ के जाते थे, और घर वालों को बोल दिया था इसको पैसे मत देना, हम लोग करेंगे, हम आएंगे लेने, हम आएंगे छोड़ने। और उसके बदले में उन लोग ने कभी कुछ नहीं मांगा। उसके बदले में उन लोग ने कभी चाय पी ली मेरे घर में आके तो पी ली। मेरे घर में भी दो बहनें थी, और भगवान की कृपा से बहुत खूबसूरत थी मेरी बहनें, हैं अभी भी बहुत खूबसूरत है। मेरी बहन पे तो किसी ने लाइन नहीं मारा, मेरे को लेने आते थे तो। मेरी मम्मी भी जवानी थी, ऑलमोस्ट 40s में थी, बहुत खूबसूरत मम्मी है मेरी। मेरी मम्मी पे तो किसी ने डोरे नहीं डाले, क्योंकि उन लोगों की आंखें साफ थी। उनको मालूम था कि उनका काम सिर्फ अल्कोहलिक से है, उसके परिवार के लिए दूसरी संस्था है, परिवार के लिए दूसरे बनाई गई है संस्था। आप लोगों को भी मालूम है। तो मेरे को लेने आते थे, छोड़ने आते थे, लेने आते थे, छोड़ने आते थे। काफी टाइम तक किया उन लोगों ने, मेरे ख्याल से दो ढाई महीने तक किया। फिर मुझे 10 रुपए मिलने लग गए घर से मीटिंग में आने जाने के लिए। 4 रुपया बस में जाने का, 4 रुपया बस में आने का, 1 रुपया किटी बॉक्स में डालने का, और 1 रुपए की छोटी 4 स्क्वायर पीने का। सिगरेट पीता था उस वक्त में। उसी तरह ये भाई को बोला गया कि भाई अगर तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि पूरा पूरा प्रोग्राम ही इच्छा पे बेस्ड है। मेरी इच्छा थी मैंने पिया, मेरी इच्छा थी मैंने छोड़ा, मेरी इच्छा थी मैंने मीटिंग में आया, मेरी इच्छा थी मैंने स्पॉन्सर लिया, मेरी इच्छा थी मैंने स्टेप लिया, मेरी इच्छा थी मैं मीटिंग में कंटिन्यू रहा। हर चीज इच्छा पे है। मेरी इच्छा थी मैंने लिटरेचर लिया, बिग बुक लिया, मेरी इच्छा थी मैं पढ़ा, मेरी इच्छा थी आज मीटिंग में जुड़ने की, मेरी इच्छा थी आज बोलने की। पूरी द होल प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन डिजायर एंड विलिंगनेस। मेरा विलिंगनेस है क्या शराब से दूर रहने का? पहला सवाल तो वो था, वो हो गया पूरा। फिर मेरा विलिंगनेस, ये विलिंगनेस पे होता है कि क्या मेरी इच्छा है दूसरे के लिए काम करने के लिए। अगर मेरी इच्छा नहीं है, मैं खाली नंबर बनाने के लिए किसी को मदद करने जा रहा हूँ, तो क्या वो वर्किंग विथ अदर्स है? क्या वो कैरिंग द मैसेज है? क्या वो आई एम रिस्पॉन्सिबल का जो प्लेज है उसका एक उदाहरण है? या क्या वो लाइक पास इट ऑन का एक उदाहरण है? अगर मेरी इच्छा ही नहीं है तो। लेकिन मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरे को लोग ही ऐसे मिले शुरुआत से ही, जो दिन रात बस हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग कैरिंग द मैसेज, यही करते थे। सुबह सुबह 3:30 बजे में हम लोग अड्डे के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, मैं मेरे स्पॉन्सर, बेवड़ों को पकड़ने के लिए जासूसी करते थे कि कौन बेवड़ा है। जैसा मैंने बताया उस वक्त मोबाइल नहीं थे, इतना अवेयरनेस नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था कि शराब छोड़ने की कोई संस्था है क्या। कुछ नहीं मालूम था। आधे लोग तो इसलिए रह गए क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था चर्च में मीटिंग हो रही है तो ये कहीं ये धर्म परिवर्तन या कोई दूसरा तो लफड़ा नहीं है। कुछ लोग तो इसकी वजह से भी रह गए। तो उस टाइम में बेवड़े को मैसेज देने के लिए उसके पीछे जासूसी भी करना पड़ता था। अड्डे के बाहर खड़े रह के देखना पड़ता था कौन असली बेवड़ा है, फिर उसको पकड़ना पड़ता था। 4 बजे मुंबई में अड्डे खुल जाते थे, 3:30 बजे खुल जाते थे। कोई कोई अड्डे तो रात भर चलते थे, दरवाजा ठोक के अंदर घुसो, मारो फटाफट पाउचेर और भागो। फिर उसको मैसेज देना, उसका घर ढूंढना,
उसके घर पे जाके उसको पकड़ना, उसको मैसेज देना, फिर उसको मीटिंग में लेके आना, फिर उसको वापस घर पे छोड़ के आना। घर पे छोड़ने के बाद इमीडिएटली बोलना है कि इसको खाना खिलाओ, इसका पेट भर दो, वो खाना खाए जब तक बैठो। उसने खाना खा लिया तो चलो अभी पेट भर गया इसका, फिर निकलते थे, फिर उसको बोलते थे सुबह मिल। फॉलो अप बहुत जरूरी था। When you are working with others, the important thing is that we should have that follow up. मैसेज दे दिया, 12 स्टेप कर डाला, ऐसा नहीं चलता है। उसको फॉलो अप जरूरी है, उसको लाना भी पड़ेगा, उसको लेके भी जाना पड़ेगा। अगर वो बीमार है, उसको कुछ तकलीफ हो रही है, तो अगर उसको डॉक्टर की जरूरत है तो उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे को उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। उसको डॉक्टर को देने के लिए अगर पैसे नहीं है तो मैं अगर दे सकता हूँ तो मेरे को देना पड़ेगा। उसका ख्याल रखना पड़ेगा एक बच्चे की तरह। पहली बार तो वो जिंदगी जीना सीख रहा है, पहली बार तो वो उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। मैं खाली उसको घर पे बोल के जाऊं कि उधर मीटिंग होती है, उधर आ जाना, तू बीमार है, ये बीमारी लगी है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, ये ले बिग बुक, इसको पढ़ता रहे तू, मीटिंग में आते रहना बॉस, हमारे साथ जो हुआ है तुम्हारे साथ भी हुआ है। अरे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और क्या तुम देगा उसको? अगर तुम उसको मीटिंग में ला नहीं सकते, ले नहीं जा सकते हैं, तो हमको जो मिला वो तुमको भी मिलेगा। इसका मतलब तुमको वो ही मिला कि तुमको किसी ने केयर ही नहीं किया। हमको तो किया केयर, हमको तो संभाला, बच्चे जैसे संभाला, हमको तो लेके भी गए, लेके भी आए। तो यही चीज तो मेरे को आगे करना है। नहीं तो मैसेज कैरी करने का क्या है? मैं अगर 500 पैम्पलेट लेके बस स्टैंड पे खड़े हो जाता हूँ और सबको एक एक पैम्पलेट बांटते जाता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस की, और शाम को मीटिंग में आके बोलूं कि आज मैंने 500 लोग को मैसेज दिया, या रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ जाऊं तो 1000 पैम्पलेट बांट डालू मैं, और शाम को मीटिंग में आके बोल दूं कि मैंने 1000 लोग को मैसेज कैरी किया। एक अल्कोहलिक, एक मेरे जैसा भाई को अगर 1 महीने में या 2 महीने भी लग जाए, मैं मीटिंग में लाके उसको पूरा फॉलो अप करके, अगर 2 पैसा खर्चा करना पड़े तो खर्चा करके, अगर उसको खाना खिलाना पड़े तो खाना खिला के, अगर उसको कपड़े देना पड़े तो कपड़े दिला के, चप्पल दिलाना पड़े तो चप्पल दिला के, गाड़ी भाड़ा देना पड़े, बस का किराया देना पड़े, या बाइक के पीछे बिठा के लेके जाना आना पड़े, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बैठना पड़े, उससे बात करना पड़े, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़े, अगर ये सब मैं करता हूँ बहुत इच्छा से, तब तो मैं इसको बोलूंगा वर्किंग विथ अदर्स, ऐसा काम करना है। और ये सब चीज के लिए उसकी भी इच्छा देखनी जरूरी है। तो मेरे से ये सब करना पड़ेगा। अगर उसकी इच्छा दिख रही है मुझे, तो हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ता। बहुत से भाई लोग का ऐसा प्रॉब्लम होता है, मैंने आज तक 28 साल में 29 साल में ये तो देखा है कि शराब पीने की वजह से बीवी छोड़ के भाग गई इन द सेंस चली गई, भाग गई थोड़ा अलग वर्ड हो जाएगा, चली गई शराब छोड़ पीने पीने की वजह से। लेकिन शराब पीने की वजह से आज तक किसी बेवड़े की माँ छोड़ के चली गई, ये मैंने 28 साल में आज तक नहीं देखा बॉस। कि मैं पी रहा हूँ इसलिए मेरी माँ मेरे को छोड़ के चली गई। अगर मैं मेरी बात बताऊं, अगर मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली जाती, मैं 15 दिन में मर जाता। मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को मरने नहीं दिया। अगर मेरी मम्मी, अगर मेरे को, अगर भगवान नहीं करे किसी के साथ अगर माँ छोड़ के चली जाती, मैं 15 दिन में मर जाता, क्योंकि मेरी केयर करने वाला कोई नहीं होता। मैं 20 साल का आदमी
उसके कपड़े बदलना, मैं पैंट में सुसु कर देता था कितनी बार रात में, वो बदलती थी। मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो सुबह अगर मैं 50 रुपया मांगता था, मेरे को मैं चाहिए 50 रुपया, तो बोलती थी मैं तुमको दूंगी 50 रुपया, एक ये एक एप्पल खा लो और एक गिलास दूध पी लो तो मैं दूंगी। लेकिन मेरा अंदर उतरता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो जिद करके बोलती थी ये पूरा एप्पल खाओ और ये पूरा एक गिलास दूध पी लो और ये 50 रुपए है, मेरे से आके ले जाओ। उस 50 रुपए के लिए पाने के लिए मैं जबरदस्ती एक एप्पल या एक केला या दो ब्रेड बटर का स्लाइस, एक गिलास दूध, या फिर कुछ तो भी ब्रेड ऑमलेट, कुछ ना कुछ मेरी मम्मी मेरे को खिलाती थी और 50 रुपया भी देती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये नहीं रह पाएगा। हार गए थे वो लोग, लेकिन वो चाहती थी कम से कम जिंदा तो रहे, इसलिए कुछ ना कुछ मुंह में ठूस डालती थी वो कि ये खा ले पैसे ले ले। तो मैं क्यों ना बोलूं कि आज मैं जिंदा हूं तो मेरी माँ की बदौलत, मैं तो मर गया होता। एक मैसेज भी मेरी मम्मी लेके आई थी कहीं से जाके, मेरी बड़ी बहन के साथ में। मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी मम्मी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अपने 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 शरीर का चमड़ा निकाल के अगर उनको चप्पल भी बनाऊं ना, तो भी कम है उनका एहसान चुकाने के लिए, मेरी मम्मी का और मेरी बड़ी दीदी का। उन लोग ने मेरी मेरी पूरी जिंदगी मतलब आई ओ इट टू देम, उनकी दी हुई है पुनर्जीवन। अल्कोहलिक एनोनिमस में तो मैं आया, लेकिन मुझे लाया उन लोगों ने, रास्ता दिखाया उन लोगों ने। वो लोग कहीं से मैसेज लेके आए थे, पता नहीं कहाँ ठोकर खाए, कहाँ धक्के खाए, कहाँ किसको मिले क्या क्यों क्यों, लेकिन मैसेज लाके मेरे को यहाँ तक तो पहुंचाया उन लोगों ने, फेलोशिप तक। तो बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा शराबी भाई बोलता है कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई, अब वो जब तक नहीं आएगी मैं पीता रहूंगा, या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो उधर मेरे को ये दुनियादारी नहीं करने जाना है कि चल मैं तेरी बीवी से बात करता हूँ, चल मैं तुम लोग की मांडवली कर कॉम्प्रोमाइज कराता हूँ, चल मैं तेरी बीवी को समझाता हूँ, फोन नंबर दे। ये सब धंधे मेरे को नहीं करना है। मेरा मतलब सिर्फ अल्कोहलिक से है, और मेरे को अच्छे से मालूम है कि उसकी बीवी इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि वो पी रहा है, और पीने के बाद मेरे जैसे अल्कोहलिक का बिहेवियर कैसा होता है ये हम सबको मालूम है। हम लोग छोटी मोटी गालियां बीवी को नहीं देते थे, छोटी मोटी गालियां नहीं, हमारी तो गाली माँ से शुरू होती थी। ये तो ऊपर वाली की कृपा है कि मेरी मैरिज जो रिकवरी के 7 साल बाद हुई। लेकिन जब मैं मेरी बीवी को देखने गया तो मैंने उसको उस पहले बता दिया था कि भाई मैं ऐसा ऐसा आदमी हूँ, ऐसा ऐसा अल्कोहलिक हूँ, ऐसे ऐसी मीटिंग में जाता हूँ, ये मेरा पास्ट है, ऐसा 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 है, अभी तू सोच ले, तेरे को करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को ये बोझ नहीं कैरी करना है, क्योंकि मेरे को जिंदगी भर मीटिंग जाना है यार, मेरे को जिंदगी भर मेंबरों के टच में रहना है। मैं जिंदगी भर मेरे घर पे मेंबर आएंगे, मैं मेंबरों के घर पे जाऊंगा, जिंदगी भर मेरे को कॉल आएंगे कि भाई किसी को हेल्प की जरूरत है, जिंदगी भर मेरे घर में लिटरेचर रहेगा, कभी ना कभी तो देखेगी, पूछेगी, सवाल करेगी। इससे अच्छा पहले बता दूं, और मैं क्यों झूठ बताऊं। मैं बीमार हूं, मैंने मेरी बीमारी बता दिया यार, बात खत्म। मेरे घर वाले बोले थे वो तो है ना, वो शराब वराब के बारे में कुछ मत बात करना, क्योंकि वो चीज खत्म हो गई बेटा, वो पुरानी बात हो गई, उसको भूल जाओ। 7-8 साल हो गए अभी। मेरे पापा भी बोल रहे थे तुम्हारा वो पुराना कहानी बताने की जरूरत नहीं, अभी तुम ठीक है ना। वो लोग अपनी इज्जत के लिए डर रहे थे, और मेरे को प्रोग्राम प्रैक्टिस करना था ऑनेस्टी का। जिंदगी भर झूठ ही तो बोला है यार, झूठ बोलने के अलावा किया क्या है।
अब रिकवरी में आके कहीं सच बोलने का सीखा है, उसमें भी कोई बोले कि झूठ बोलो और झूठ बोल के एक रिश्ता बनाओ, वो भी एक बीवी क्या, कैसे चलेगा? तो मैंने मेरी होने वाली पत्नी को सब कुछ बता दिया, और ये ऊपर वाले की कृपा थी कि उसने मेरे को फिर भी हाँ बोला, और उसने बोला कि मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ, दिल्ली में मैंने कहीं तो भी आपकी संस्था के बारे में सुना है और देखा है, हमारे प्रोजेक्ट में कुछ था उसके बारे में। और दूसरी बात, आजकल अपने बारे में, खुद के बारे में इतने ईमानदारी से कोई बताता नहीं है। ऑनेस्टी काम कर गई। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेरा मतलब सिर्फ अल्कोहलिक से है। शुरुआत में मैं उसकी डिटेल लेने के लिए उसके परिवार से इंटरेक्शन कर सकता हूँ, उसके परिवार से सलाह मशूरा कर सकता हूँ। और आजकल तो एक नया ट्रेंड है, किसी भी अल्कोहलिक भाई को अगर मैं मिलने जाता हूँ तो घर वाले ये नहीं पूछते हैं कि मीटिंग मीटिंग के बारे में, वो ये पूछते हैं कोई अच्छा रिहैब सेंटर का नाम बताओ ना। अभी जैसे हम रिहैब सेंटर की दलाली करने गए, कोई अच्छा रिहैब सेंटर में इसको डाल दे क्या, नशा मुक्ति में इसको डाल दे क्या? आज भी अवेयरनेस की कमी है। आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि शराब पी रहे हैं तो इसका छुड़ाने का तरीका सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जैसे रिकवरी अल्कोहलिक ने अभी तक इतना प्रचार, इतना अवेयरनेस नहीं कर पाए हम लोग कि सीधा सामने वाला फोन उठाए और बोले कि हमको अल्कोहलिक एनोनिमस में हमारे लड़के को प्लीज जरा हेल्प कीजिए। बहुत हद तक हुआ है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उसका जिम्मेदार मैं खुद को भी मानता हूँ, चलो बाकी लोग को तो क्या बोलूं। और कुछ जगह ऐसे भी है कि जहां से कॉल आता है, सी वर्किंग विद अदर, हम लोग को नए भाई के साथ किस तरह काम करना है ये मैं बता रहा हूँ, उसका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। एक लेडी का फोन मेरे को आया था और उसने बोला था मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, क्या आप मेरे हस्बैंड को हेल्प कर सकते हैं? मैं बोला मैडम जरूर हेल्प करूंगा। बोली लेकिन एक शर्त है। मैं बोला मैडम बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि मैं बीमारी के बारे में सुनने के लिए मैकडोनल्ड्स में आपके साथ नहीं आऊंगी। मैं बीमारी के बारे में सुनने के लिए मैकडोनल्ड्स में आपके पास साथ नहीं आऊंगी। मैंने बोला मैडम आपकी जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम तो आपके हस्बैंड को है, आप नंबर दे दीजिए उनका या मेरी बात करा दीजिए उनसे। मतलब ये भी हो रहा है कि हस्बैंड बीमार है, हस्बैंड को कोविड हुआ है, लेकिन वैक्सीन हम लोग वाइफ को लगा रहे हैं। वर्किंग विथ अदर्स, हस्बैंड बीमार है, 12 स्टेपिंग वाइफ की, हस्बैंड बीमार है और बीमारी क्या है ये हम लोग बीवी को बता रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? आप सब जानते हैं हम लोग बेवड़े लोग, हम लोग के एड़े हैं क्या? यहाँ पे बैठा हुआ हर भाई हमारा सब समझता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज जो है उसकी वजह से हम अल्कोहलिक का तो नुकसान हो रहा है, एक रिकवरी परमानेंटली चली गई। लेकिन उसके साथ साथ हम संस्था को भी बदनाम कर रहे हैं। एक भाई का फोन आया था कि भाई साहब आपको दवा वगैरह देते हो क्या शराब छुड़ाने के लिए? मैं बोला भाई नहीं। तो बोला आप क्या वो ए वाले हो क्या? मैं बोला हाँ। तो बोला भाई ए छोड़ के कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ, हमको ए में नहीं जाने। बोला भाई दूसरा रास्ता तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं खुद ए से रिकवरी में आया हूँ, ए में आके मेरी शराब छूटी है। बोलते तो आपकी ए में आके शराब छूटी है?
बोलता है मेरी ए में आके मेरी बीवी छूटी है। जो आदमी मैसेज देने आके आया था वही आदमी आज मेरी बीवी के साथ में रह रहा है। तो अब इसको क्या जवाब दूं मैं, क्या जवाब दूं? इस ऐसे भाइयों के साथ कैसे वर्क किया जाए, है ना? ऐसे भाइयों को क्या जवाब दूंगा मैं, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल। हम लोग बोलते ए एज अ होल, ए एज अ होल मतलब पूरे अल्कोहलिक्स आ गए, सब मेरे भाई आ गए, पूरे हिंदुस्तान के आ गए, पूरे वर्ल्ड के आ गए। अब ऐसे भाई को मैं क्या जवाब दूं, किसको पकड़ूं, किसको गाली दूं, किसको मारूं, किसको ठोकूं? ए में किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग, ए में कोई पनिशमेंट नहीं है। मीटिंग में आके मैं सबसे अच्छा काम ये कर सकता हूँ कि मैं खुद की जितना मांगता तारीफ कर सकूं, कर सकता हूँ। जितनी तारीफ मैं खुद की कर सकता हूँ मीटिंग में आके, उतनी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई उसको रीचेक या कोई उसके ऊपर जांच बिठाने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर करेक्शन करने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर जासूसी करने वाला नहीं। जितना मांगता आके फेंक, और मैं फेंकूंगा, सामने वाले ताली बजाएंगे, अरे वाह क्या शेयरिंग है भाई, जबरदस्त। अगली मीटिंग में ये स्पीकर, मैं कितना रिकवरी में हूँ, मैं कितना सोबराइटी में हूँ, मैं कितना प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कितना वर्किंग विद अदर्स करता हूँ, मैं कितने लोग को मैसेज देता हूँ, मैं कितने लोग को फॉलो अप करता हूँ। मेरे घर में आके पूछो ना, मैं सोबराइटी में हूँ या नहीं हूँ, मैं रिकवरी में हूँ या नहीं हूँ, मेरे विचार, मेरा व्यवहार कैसा है, कैसा नहीं है। मेरे घर में आके पूछो, मेरी वाइफ से पूछो, मेरी दो बेटियों से पूछो कि पापा कैसा है, कि आपके हस्बैंड कैसे हैं। वो लोग बताएंगे कि मैं कैसा हूँ। या मेरे ग्रुप में जाके पूछो कि मैं न्यू कमर को के लिए जाता हूँ क्या, 12 स्टेप करता हूँ क्या, मैसेज पहुंचाता हूँ क्या, इंटरेस्ट लेता हूँ क्या। वो ग्रुप के मेंबर्स बताएंगे। मेरे घर में कम से कम 3-4 बार चाय बनती है रोज, डेली। कोई ना कोई मेरे जैसा मेरा भाई आता ही है, और भाई साहब आ जाऊं, आ जाओ आ जाओ, बैठ चाय पी के जा। हमारे मिसेज ने कभी मना नहीं किया कि बेवड़े लोग क्यों आते हैं। और कभी ऐसा नहीं बोला हम चाय नहीं बनाएंगे। लेकिन कभी ये के साथ में भी नहीं आई। कभी जो लेडीज लोग की हमारी संस्था है, ए के जो सिस्टर कंसर्न है, उसमें भी कभी नहीं गई। कभी ए का लिटरेचर खोल के नहीं बैठा, ना ही कभी मुझे मना किया कि आप ये करो या ये मत करो, ये बेवड़े लोग घर में चाहिए या नहीं चाहिए, कभी नहीं। 10 भी आ जाए तो भी 10 जन के लिए चाय नाश्ता तैयार रहेगा। कोऑपरेशन चाहिए घर वालों का, क्योंकि उन लोगों को मालूम है वहां जाके हमारा आदमी सुधरा है, वहां जाके हमारे आदमी में नम्रता आई है, वहीं जाके हमारे आदमी में जिम्मेदारी उठाने की ताकत आई है, वहीं जाके आज वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, वहीं से ही इसको नया जीवन मिला है। तो ग्रैटिट्यूड तो होना चाहिए ना। आभार, आभार सिर्फ केक काटने से होता है क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, आज इतना साल हो गया, आज मोंटी का 28 होगा, काटो केक। अरे उसने समोसा खिलाया था, अपन आइसक्रीम भी खिलाएंगे, अपन ऐसा डेकोरेशन करेंगे, वो ग्रुप में ऐसा था। ये सब आभार है क्या? आभार ये है कि जिस दिन मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, जिस दिन मेरा आभार का दिन है, जिस दिन मेरा ग्रेटिट्यूड डे है, उस दिन मेरे साथ कोई नया भाई है कि नहीं? सबसे बड़ा आभार वो है कि मेरे साथ कोई नया भाई है। कोई नया भाई को मैंने मैसेज दिया है आज, या कोई नया भाई के साथ मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, क्या मैं काम कर रहा हूँ? और 5 मिनट करिए, 5 मिनट। ओके, ओके, ओके। तो दोस्तों, वर्किंग विद अदर्स में सिर्फ यही नहीं है कि मैसेज दिया काम हो गया। बहुत शिद्दत से, बहुत डेडिकेशन से,
बहुत डिवोशन से, बहुत इंटरेस्ट से, बहुत प्यार से और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से हमको हमारे दूसरे भाई के साथ में काम करना है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का सवाल है उस भाई की जिसको हम लोग मैसेज देने जा रहे हैं। अगर उसमें मैं रंग भेद करूं, काला सफेद करूं, या उसमें मैं अमीर गरीब करूं, या उसमें मैं बिल्डिंग वाला, बंगलो वाला, चौल वाला या झोपड़े वाले का करूं, या उसमें मैं इंडस्ट्रियलिस्ट और रिक्शा चलाने वाले का करूं, या हथगाड़ी चलाने वाले का, ये सब डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो मेरे को शायद दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहिए। मेरे को काम करना है सिर्फ एक भाई के साथ जो जिसको शराब से तकलीफ है। क्लासरूम में आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद हम सब एक ही हैं, एक ही बीमारी वाले हैं, सबका एक ही इलाज है। वो बाहर फिल्म स्टार होगा, वो बाहर हाथ गाड़ी चलाने वाला होगा, या रिक्शा पुलर होगा, या नौकरी पेशा वाला होगा, या कोई डायरेक्टर होगा, कोई चेयरमैन होगा, या क्या होगा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या पहना है, उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं कि कुर्ता पजामा सादा धोती क्या पहना है, उसने कौन से शूज पहने हैं, उसने गोल्ड की चेन पहना है क्या नहीं, उसकी बीवी खूबसूरत है या नहीं है, ये सब मेरा लेना देना नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर उसकी इच्छा है छोड़ने की तो आई एम रिस्पॉन्सिबल एनीवेयर, एवरीवेयर, whoever calls for help। ए मेंबर हैज टू बी देयर। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वर्किंग विथ अदर्स इज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। और वो करने से चार चीज बुक में दी है कि वो क्यों करना चाहिए। पहला, सेंस ऑफ ड्यूटी, उसको एक हमारी ड्यूटी समझ के करना चाहिए। फिर से इट इज अ प्लेजर, उसमें काम करने में प्लेजर मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। और तीसरा, ये करने से मैं उस आदमी का कर्जा चुका रहा हूँ जिसने मेरे को टाइम दिया था, या जिसने मेरे लिए ये सब किया था। और चौथा, ऐसा करने से शायद मैं अपनी सोब्राइटी का प्रीमियम भर रहा हूँ, स्लिप होने से। इंश्योरेंस करते हैं ना हम लोग, इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं कि हम लोग स्लिप ना हो। इतना बोल के मैं पायनियर ग्रुप नागपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे बुलाया। मुझे पता नहीं मैं किस हद तक ये टॉपिक पे जस्टिस कर पाया हूँ पूरी तरह से या नहीं, लेकिन जितना मैं जानता था, जितना मैं समझता, जितना पढ़ा था, जितना सुना था, मैंने पूरी कोशिश की आप लोग के सामने रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।